अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर रिमशा जब्बार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, कि पंपिंग ऑफ द ब्लड करता है। हमारे पास है कार्डिक कंडक्शन सिस्टम, मतलब कि हमारे पास हार्ट में कंडक्शन कैसे होती है। हार्ट में कंडक्शन हमारे पास दो तरीके से होती है, एक इंट्रिंसिक तरीके से होती है और एक एक्सट्रिंसिक तरीके से होती है। एक्सट्रिंसिक तरीका जो होता है हमारे पास जो नर्व सप्लाई उसको होते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और जो हार्मोनल सप्लाई उसको होते हैं जो कि हार्ट की कंडक्शन को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक कार्डिक कंडक्शन। और जो इंट्रिंसिक कार्डिक कंडक्शन होती है वो हार्ट में इटसेल्फ जनरेट होती है, जो कि कार्डिक मसल्स में होती है और हमारे पास नोडल सेल्स में होती है। SA नोड्स वगैरह हो गया, AB नोड वगैरह हो गया, परकेंजी फाइबर्स, जितने नोड्स थे हमारे पास उसमें जो हमारे पास कंडक्शन होती है उसको हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास एक्सट्रिंसिक कंडक्शन डिस्टर्ब भी हो जाए, अगर हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, फिर भी हार्ट में इतनी ऑटो रिदमिसिटी होती है वो खुद को ऑटो कंडक्शन प्रोवाइड कर सकता है थ्रू कार्डिक मसल सेल्स एंड नोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम होती है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास नेटवर्क ऑफ नोड्स होते हैं एंड सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे पास हार्ट बीट कंट्रोल हो सके। हमारे पास हार्ट जो होते हैं वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास दो टाइप ऑफ कंडक्शन सेल्स होते हैं जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एक हमारे पास कंडक्टिंग सेल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास मसल सेल्स होते हैं। कंडक्टिंग सेल्स होते हैं हमारे पास नोडल सेल्स होते हैं, और जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं वो बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं जो कि कार्डिक सेल्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे कार्डिक सेल्स का, कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कार्डिक सेल में कैसे जनरेट होती है। हमारे पास आता है कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। तो कार्डिक कंडक्शन सिस्टम बेसिकली क्या था, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम जो कि बेसिकली हार्ट में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्डिक मसल्स के बारे में कि कार्डिक मसल्स में कैसे जनरेट होते हैं। तो नंबर 1, जो कार्डिक मसल्स बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फीचर्स होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, सबसे पहला फीचर जो है कार्डिक मसल्स का, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी या बेथमोट्रोपिक एक्शन होता है ये। इसमें हमारे पास SA नोड जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास पेस मेकर की तरह काम करते हैं। मतलब यहाँ पर एक्साइटेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट रहती है, सेल्फ एक्साइटेशन हमारे पास होती है। कार्डिक मसल का सबसे पहला फंक्शन था एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड जो फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं रिदमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये चीज़ होती है कि इसमें सेल्फ जनरेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती फॉर एक्शन पोटेंशियल। इसमें सेल्फ एक्शन पोटेंशियल, सेल्फ एक्साइटेशन हमारे पास होती है ताकि हमारे पास इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके। ये हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स में ही होते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिथमिसिटी कहते हैं। और हमारे पास बेसिकली जो इसमें 2 नोट्स थे जो कि बेसिकली SA नोट था, उसमें हमारे पास जो ऑटो रिथमिसिटी जनरेट होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 70 to 80 इम्पल्स पर मिनट होती है। सेकंड जो था वहाँ पास AV नोड होती है। AV नोड ज़रा इससे कम एक्साइट होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए बहुत स्लो एक्साइट होते हैं, 40 to 60 मिनट्स होते हैं वो। AV जो बंडल्स, परकंजी फाइबर्स, जो वेंट्रिकल्स वगैरह हो गए, जितने भी मतलब जो बंडल्स वगैरह होते हैं, परकंजी फाइबर्स वगैरह जो होते हैं, उसमें हमारे पास 15 to 40 मिनट्स होती है ऑटोरिथमिसिटी। और SA नोड होते हैं बेसिकली हमारे पास पेस मेकर होता है। जो थर्ड हमारे पास होती है इसकी फीचर्स को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। हमारे पास होती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। ये ड्रोमोट्रोपिक एक्शन हमारे पास क्या काम करता है, बेसिकली ये हमारे पास क्या, इसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल होती है। हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स में थी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, आर्टीरियल मसल्स जो थी उसमें हमारे पास कितना है, आर्टीरियल मसल्स में हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड होते हैं। जो इंटरनोडल पाथवेज होते हैं बिटवीन द नोड्स जो होते हैं, इंटरनोडल पाथवेज में इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड होती है। AV नोड्स में हमारे पास आती है 0.1 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्लोवेस्ट होता है। फिर परकंजी फाइबर्स जो होती है उसमें हमारे पास आती है 1.5 to 4 मीटर पर सेकंड होती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन होती है। समटाइम्स इसमें जो सिंपैथेटिक होती है वो इसको इंक्रीज करती है और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो इसको डिक्रीज करती है। फोर्थ जो इसमें आता है इसका जो फोर्थ फीचर है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब क्या होती है कि प्रॉपर्टी टू अंडरगो शॉर्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइज में छोटा होना। ठीक है, इसको
जो कार्डिक मसल्स होते हैं उसमें जब टेंशन डेवलप होती है तो इसकी कंट्रक्शन हमारे पास इसको क्या करती है, शॉर्टन करती है। मतलब इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसकी एबिलिटी होती है, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास सेकंड स्टिमुलस फेल होता है रिस्पॉन्स को इवोक करने में। सेकंड स्टिमुलस जितना भी हाई होता है वो क्या करते हैं, फेल करता है ताकि वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, इवोक कर सके। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फैटीग भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जितना भी हमारे पास ये काम कर ले ये नहीं थकते, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। फिर कार्डियक एक्शन पोटेंशियल हमारे पास दो तरीके से होती है। एक हमारे पास होती है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास होता है नोडल एक्शन पोटेंशियल। अब कार्डियक में हमारे पास सबसे पहला एक्शन पोटेंशियल है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या थी। कार्डियक जो सेल्स था, मतलब हार्ट में क्या हुआ, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो फर्दर आगे गया और उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्शन की, ब्लड की पंपिंग की। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल सेल के एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि जो हमारे पास हार्ट में सेल्स होते हैं उसके हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं मायोकार्डियल सेल्स में, वो इस डायग्राम के जरिए हम लोग बताएंगे। इस चार्ट के जरिए हम लोग डिफाइन करेंगे कि मायोकार्डियल सेल में एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से होता है। हमें पता है कि जब सेल रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास सेल्स इन्वॉल्व हैं, हर सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो एक्साइटेबिलिटी वगैरह मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें होती है। तो एट रेस्ट सेल जो होते हैं, मतलब ज़ीरो टाइम में रेस्ट पे है, तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसके ऊपर, ठीक है, टाइम जीरो में। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो नेगेटिव होती है, -90 मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ठीक है, -90 मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या चीज़ होती है, यहाँ पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो जनरेट नहीं हुआ, फिलहाल एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, ये हमारे पास रेस्टिंग पे है, सेल रेस्ट पे है। इस दौरान हमारे पास क्या चीज़ होती है, इस दौरान हमारे पास होते हैं पोटाशियम चैनल्स होते हैं, वो खुले होते हैं, ठीक है। पोटाशियम सेल्स जो चैनल होते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेस्टिंग फेज में है। अब पोटाशियम जब ओपन होते हैं तो हमारे पास पोटाशियम जो होते हैं वो हमारे पास सेल को नेगेटिव में रखता है, ठीक है। अब इसने सेल को नेगेटिव में रखा, अब यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में है एट टाइम ज़ीरो, ठीक है। फिर जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ गया, अब यहाँ पर क्या आया, एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एक सिग्नल आया। इस सिग्नल ने यहाँ पर हमारे पास क्या काम किया, हमारे पास इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर गया टूवर्ड्स -50। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सोडियम की एंट्री स्टार्ट होना शुरू हो गई सेल के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो ये हमारे पास सेल का मेम्ब्रेन होता है। इन साइड जो था वो हमारे पास नेगेटिव था क्योंकि माइनस में हमारे पास है, और आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिव में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटाशियम आउटसाइड मूव कर रहा होता है और ये हमारे पास रेस्टिंग में रहता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया, इसने हमारे पास जो ये पॉजिटिव हो गया इसको इन्वर्ट डालना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्वर्ट डालना शुरू कर दिया मतलब सोडियम जो होते हैं वो इन्वर्ट मूव करना शुरू हो गया, मतलब डीपोलराइजेशन होना शुरू हो गई। ये डीपोलराइजेशन फर्दर सेल पे मूव करेगी, इस को सोडियम को भी इंटर लेकर आएगी, तो ये इस तरह एक्शन पोटेंशियल आगे जाना शुरू होगा, सोडियम इंटर। इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन, जो कि सोडियम की वजह से थी। यहाँ पर हमारे पास क्या -50 पे सोडियम की एंट्री शुरू हो गई, तो ये बेसिकली डीपोलराइज हो गया मेम्ब्रेन, सोडियम यहाँ पर इंटर कर गया, ठीक है। अब जब हमारे पास जैसे स्केलेटल मसल्स में होते हैं डीपोलराइज होते हैं और काम करने के बाद एक्शन पोटेंशियल आने के बाद बेसिकली क्या है वो वापस रीपोलराइज हो जाता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास डीपोलराइज हो गया, सेकंड में यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, पार्शियल रिपोलराइजेशन होती है, कंप्लीट रिपोलराइजेशन नहीं होती। स्टेप हमारे पास क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आ गया, हमारे पास डीपोलराइजेशन होना शुरू, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम एंट्री मूव की और हमारे पास वोल्टेज कहाँ चला गया, -50 मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला गया। फिर यहाँ से हमारे पास डीपोलराइजेशन हुआ, थ्रेशोल्ड को क्रॉस आउट किया, जीरो को पार कर गया। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट रीपोलराइजेशन नहीं होती, हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास होती है पार्शियल रीपोलराइजेशन होती है। वो ट्रांजिएंट पोटाशियम चैनल्स की वजह से होती है, जो कि पोटाशियम को ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, तो वो
बंद हो जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम आया, तो इसने बेसिकली मेम्ब्रेन को रिपोलराइज किया जीरो के ऊपर। अब जीरो के ऊपर क्या चीज़ होती है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन करते हैं, स्लोली ओपन होते हैं, जो कि बहुत स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो ओपन रहते हैं, तो वो मेम्ब्रेन को काफ़ी टाइम तक जीरो पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं। फिर जब ये चैनल हमारे पास क्लोज हो जाते हैं तो हमारे पास रीपोलराइजेशन होती है। रीपोलराइजेशन होती है ताकि एक्शन पोटेंशियल आपस खत्म होने जा रहा होता है, एक्साइटेशन उसकी खत्म होने जा रही होती है, तो उसमें पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटाशियम चैनल ओपन होती है, इसकी रीपोलराइजेशन करते हैं और मेम्ब्रेन वापस हमारे पास कहाँ आ जाते हैं, -90 में आ जाते हैं। ये क्या था, ये एक्शन पोटेंशियल था मायोकार्डियल सेल्स का। सेल्स में हमारे पास क्या है, नोडल सेल्स में ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो SA नोड होते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, SA नोड है, ठीक है, SA नोड है। यहाँ पर क्या चीज़ होती है, इसकी सेल्फ एक्साइटेशन होती है। सेल्फ एक्साइटेशन होती है क्योंकि ये हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास जो होते हैं वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखता है। अगर इसको हार्मोनल या हमारे पास जो होते नर्व सप्लाई बंद भी हो जाए फिर भी ये हमारे पास एक्साइट हो सकता है। इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर पोटेंशियल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास SA नोड जो होते हैं वो सेल्फ एक्साइटेशन करता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, थ्रेशोल्ड तक जाता है, इसलिए इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन जब हमारे पास नेगेटिव में आ गई है, ठीक है, पोटाशियम की वजह से जब हमारे पास कहाँ पर थी, मेम्ब्रेन कहाँ पर आई, नेगेटिव में आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, यहाँ पर SA नोड में हमारे पास क्या रहता है, स्टेडी रेस्टिंग पोटेंशियल रहती है, मतलब स्लो डिपोलराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, SA नोड में क्या चीज़ होती है, स्लो डिपोलराइजेशन हो रही होती है रेस्टिंग फेज में भी। ठीक है, इसलिए इसको पेस मेकर पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 आयन चैनल इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास जो होते हैं पोटाशियम हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया कैल्शियम, एंड तीसरा हमारे पास हो गया सोडियम। ठीक है, ये 3 आयन चैनल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको थ्रेशोल्ड तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि जैसे हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ एक्साइटेशन हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम चैनल को बंद किया जाता है। पोटाशियम चैनल बंद हो गए तो हमारे पास ये स्लोली क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि तो हमारे पास रीपोलराइजेशन होती है वो बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज इसको दोबारा रीपोलराइज करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, सोडियम करंट इंटर होती है। F टाइप सोडियम चैनल होते हैं, F टाइप सोडियम चैनल यहाँ पर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब F टाइप सोडियम चैनल हमारे पास ओपन हो गए, इसने मेम्ब्रेन को क्या किया, डीपोलराइजेशन की तरफ मूव आउट किया, जो कि -50 तक ये पहुँच गया। ठीक है, फिर अब ये -50 तक पहुँच गया तो यहाँ पर सोडियम ओपन हो गया। ठीक है, सोडियम ओपन हो गया तो इसने बेसिकली इसको क्या किया, डीपोलराइज कर दिया। अब डीपोलराइजेशन के बाद बेसिकली क्या चीज़ होती है, यहाँ पर -50 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसने हमारे पास यहाँ तक जो मूव किया, जो थ्रेशोल्ड तक ये गए, किसकी वजह से जाते हैं, ये सेल्फ थ्रेशोल्ड तक लेकर जाते हैं कैल्शियम चैनल्स की वजह से। ठीक है, कौन से कैल्शियम चैनल होते हैं, T टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और ये बेसिकली क्या काम करते हैं, इसको थ्रेशोल्ड तक लेकर जाते हैं, इसको थ्रेशोल्ड तक लेकर गए। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है। इस क्या हुआ, पोटाशियम हमारे पास यहाँ पर बंद हो गया, सोडियम जो F टाइप फनी टाइप सोडियम चैनल थे वो ओपन हो गए, क्योंकि बेसिकली ये गेट कीपिंग नहीं होते, तो ये बेसिकली ओपन हो गए, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास क्या चीज़, सोडियम बंद हो गए तो कैल्शियम ओपन हो गए, जिसने इसको थ्रेशोल्ड तक लेकर गया। इसलिए इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, SA नोड में क्या हो गया, SA नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं और वो खुद ब खुद हमारे पास क्या हो सकते हैं, थ्रेशोल्ड तक जा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं पेस मेकर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, SA नोड, यहाँ तक तो SA नोड में हो गया। अब SA नोड से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा टुवर्ड्स दी AV नोड। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास होते हैं AV नोड, जो कि आर्टियो और वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास दरवाज़ा मतलब जो डोर होते हैं उसको हम बेसिकली AV नोड कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या, यहाँ पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बहुत स्लोली जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो थ्रेशोल्ड तक चला गया। यहाँ पर हमारे पास अब क्या चीज़ होते हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ गया तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन फेज यहाँ पर सोडियम की वजह से नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास जो डीपोलराइजेशन होती है वो कैल्शियम की वजह से होगा, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल की वजह से होगा। ये बहुत स्लो होते हैं
और लॉन्ग टाइम के लिए ओपन होते हैं, इसलिए जो AV नोड के ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो स्लो होते हैं हमारे पास एज कम्पेयर टू SA नोड। SA नोड थ्रेशोल्ड तक ले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि AV नोड उस एक्शन पोटेंशियल को आगे फॉरवर्ड करें। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हमारे पास रुक भी जाता है। तो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हार्ट को, AV नोड अगर क्लोज हो गए, AV नोड में कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर बंडल ऑफ हिज थे, जो कि हमारे पास राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज जो परकंजी फाइबर्स होते हैं, वो भी हमारे पास पेस मेकर की तरह काम करते हैं। अगर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल AV नोड से फर्दर आगे मूव ना किया वेंट्रिकल की तरफ, तो वेंट्रिकल के पास हमारे पास जो बंडल ऑफ हिज एंड जो हमारे पास स्पेस मेकर जो परकंजी फाइबर्स जो थे, ये क्या करते हैं, ये भी हमारे पास स्पेस मेकर की तरह काम करते हैं। यहाँ पर ये भी हमारे पास थ्रेशोल्ड जनरेट करेंगे, हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड वगैरह इजेक्ट होगा। L टाइप कैल्शियम चैनल को भी किसी टाइम तक क्या होना है, क्लोज होना होता है, क्योंकि ये क्लोज हो जाते हैं। हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए उसको ओपन एंड क्लोज ज़रूर होना चाहिए। फिर यहाँ पर होती है हमारे पास पोटाशियम की एंट्री। पोटाशियम जो थे बेसिकली इस थ्रेशोल्ड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिपोलराइजेशन लेकर आते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करते हैं, किसकी वजह से, यहाँ पर SA नोड दोबारा हमारे पास इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा और ताकि वो एक्शन पोटेंशियल आगे जाए और इस तरह यहाँ पास मूव करें। ये हमारे पास था हार्ट की कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल। अब जो डीपोलराइजेशन हमारे पास आई है एक्शन पोटेंशियल की वजह से, उसने हमारे पास कार्डिक साइकिल को जनरेट किया है। कार्डिक साइकिल आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जो कि हमारे पास चैम्बर्स ऑफ द हार्ट थे, में क्या हुआ, उसमें हमारे पास कार्डिक साइकिल जनरेट हुआ। आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारे पास कार्डिक साइकिल कि कितना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और कितना ब्लड जो थे हमारे पास किस तरीके से इस हार्ट से निकलेगा और पूरी बॉडी को जाएगा। एक्शन पोटेंशियल तब हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक्शन पोटेंशियल आ गई। अब इस एक्शन पोटेंशियल ने कैसे ब्लड को आगे फॉरवर्ड किया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया हमारे पास आर्टरी और वेंट्रिकल्स को, और कैसे हमारे पास ब्लड जो थे वो बॉडी में गया। अब इसमें क्या चीज़ होती है, ये साइकिल होती है दो मेजर फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टोली या सिस्टोल और एक हमारे पास होते हैं डायस्टोली या डायस्टोल होता है। ठीक है, सिस्टोल हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। किस चीज़ की, ये दोनों इवेंट्स जो होते हैं ये वेंट्रिकल्स के बेसिस पे की गई हैं कि वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कैसे रिलैक्स करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल ही हमारे पास ब्लड को आगे फॉरवर्ड करेगा पल्मोनरी ट्रंक में और अरोटा में। इसीलिए हम लोग वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे दो फेजेस में इसको डिवाइड करेंगे। सिस्टोल जो है बेसिकली क्या होती है, वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड ब्लड की इजेक्शन होती है, और डायस्टोल या डिस्टोली जो होती है वो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होती है एंड ब्लड की फिलिंग होती है। ठीक है, टिपिकल हार्ट जो है वो कितनी बीटिंग करते हैं, 72 बीट्स पर मिनट करता है। ठीक है, अब इस बीट में हमारे पास सिस्टोल और डायस्टोल की क्या टाइमिंग होती है, तो बेसिकली सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड लास्ट करता है एंड डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकेंड लास्ट करता है। तो टोटल कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड हमारे पास होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ फेजेस, इसमें कुछ इवेंट्स आते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे वो फिल होते हैं और कैसे हमारे पास उससे ब्लड निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिस्टोल या सिस्टोली को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ी, क्या चीज़ होती है, ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ब्लड की इजेक्शन होती है। तो इसमें हमारे पास कुछ इवेंट्स आते हैं। इवेंट में सबसे पहले जो हमारे पास पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहला फेज क्या आता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें क्या चीज़ होती है, हमारे पास ब्लड जो है वो आर्टरिया से आना शुरू करता है। ठीक है, आर्टरियाज में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ब्लड आता है बॉडी से, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा जो थे वो इस आर्टरीज में ब्लड लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये आर्टरीज जो होती है वो फिल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वॉल्व्स क्या है, वो भी ओपन होते हैं। जो कौन से वॉल्व्स थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो थे वो हमारे पास यहाँ पर ओपन थे, क्योंकि इतना खास प्रेशर यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ब्लड आता है आर्टरिया में, वो हमारे पास वेंट्रिकल में भी मूव आउट कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इतना खास हमारे पास इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। अब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जितना जितना ब्लड यहाँ पर आना शुरू होगा, हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर जनरेट होते हैं और ये वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये वॉल्व्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास वेंट्रिकल के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ब्लड क्या होते हैं, सारा का सारा वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब हमारे पास वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सारे वॉल्व्स जो हैं वो हार्ट के बंद होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब ये वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये वेंट्रिकल हमारे पास किसके साथ रिलेट होते हैं, ये हमारे पास पल्मोनरी
जो एरिया होते हैं उसके साथ, ताकि लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वहाँ पे ऑक्सीजनेट होके आए। और जो ये वाला होता है बेसिकली ये एरोटा की तरफ जाता है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एरोटा की तरफ ये पंप करेगा। लेकिन इसमें अब हमारे पास फिलिंग तो हो गई है ब्लड की, लेकिन ब्लड इजेक्ट अभी नहीं किया, फिल हो चुका है, ब्लड इजेक्ट नहीं किया, इसमें हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ के वॉल्व जो है वो क्लोज हो गए। इतना प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ कि इस वॉल्व को हमारे पास ओपन करे और ब्लड को जो है हमारे पास एरोटा की तरफ एंड पल्मोनरी की तरफ भेजे। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ब्लड हमारे पास आ चुका है, कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे पास, इसमें वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, लेकिन हमारे पास वॉल्व जो होते हैं वो क्या है, वो क्लोज हैं। तो इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में हमारे पास आते हैं वेंट्रिकल इजेक्शन। क्यों वेंट्रिकल इजेक्शन क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो प्रेशर होते हैं जो कि इनसाइड वेंट्रिकल्स होते हैं, अब वेंट्रिकल्स में हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया। ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज होना शुरू हो गया, हमारे पास ये जो होते हैं वो पल्मोनरी और एरोटा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, वॉल्व्स को ओपन कर देता है। अब वॉल्व्स हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है, वॉल्व्स ओपन हो गई तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ब्लड इजेक्ट करता है। ब्लड इजेक्ट करते हैं वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो गया। अब जब ब्लड इजेक्ट होते हैं तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज आउट करते हैं, ताकि इसमें मैक्सिमम ब्लड जो है वो हमारे पास जा सके रोटा में, और रोटा से फिर जा सके बॉडी में, ठीक है, या पल्मोनरी में, ताकि वो लंग्स में जाए और ऑक्सीजनेट हो सके। ठीक है, अब ये क्या था, वेंट्रिकल इजेक्शन था। स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ होती है कि कितना ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल से इजेक्ट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लीविंग वेंट्रिकल्स। ठीक है, हमारे पास आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के, हमारे पास ब्लड जो होते हैं वो कितना यहाँ से गया है, तो इसको हम लोग बेसिकली स्ट्रोक कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टिंग दी वेंट्रिकल्स, उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं वो कभी भी पूरा का पूरा ब्लड जो है वो इजेक्ट नहीं करता, कुछ हमारे पास ज़रूर रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल्स में ज़रूर रहेगा। और हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या एंड सिस्टोली वॉल्यूम होता है, कि हमारे पास निकला तो है ब्लड वेंट्रिकल से, लेकिन वेंट्रिकल्स होते हैं फुल अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, इजेक्ट नहीं करता। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे पास रिमेन करता है वेंट्रिकल्स में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ठीक, अब डायस्टोल क्या है, डायस्टोल जो है बेसिकली आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स की क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। अब वेंट्रिकल से ब्लड तो चला गया, लेकिन इसको फिल भी तो होना है, तो हमारे पास उस फिल होने से पहले हमारे पास क्या चीज़ होती है कि ये वेंट्रिकल्स और जो आर्टरियाज होते हैं वो क्या करती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाती है, सारे वॉल्व्स हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, बंद होते हैं। वॉल्व्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो क्लोज होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्लड इससे इजेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वॉल्व्स बंद हो गए और हमारे पास वेंट्रिकल्स क्या हो गए, ये हमारे पास रिलैक्स हो गए, लेकिन ब्लड यहाँ पर फिल नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग सेकेंड फेज को कहते हैं, हमारे पास आते हैं ब्लड की फिलिंग, मतलब वेंट्रिकल्स तो हम लोग रिलैक्स कर दिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ होती है, वॉल्व्स ओपन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, ताकि आर्टरी से ब्लड हमारे पास कहाँ पर आए, वेंट्रिकल्स में आए। ठीक है, ब्लड इसमें फिल होना शुरू हो गया, तो इसको हम लोग बेसिकली ब्लड फिलिंग कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, डायस्टोल में वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो गई और ब्लड की फिलिंग हो गई। ठीक है, ये जब तक फिल होते रहते तब तक इसका प्रेशर इतना डेवलप नहीं होता कि इस वॉल्व्स को क्लोज कर सके। जैसे इसमें प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, ये वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे और इसमें हमारे पास रहेगा और फिर सिस्टोल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, मतलब कि हमारे पास वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन, जो कि ब्लड की इजेक्शन और ब्लड की फिलिंग का जो टाइम है, ये हमारे पास कार्डिक साइकिल होता है। ठीक है, इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था और यहाँ पर हमारे पास आते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब यहाँ पर आर्टरिया से हमारे पास क्या हो गया, ब्लड तो आ गया हमारे पास वेंट्रिकल्स में, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी आर्टरियस इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए कि वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड इजेक्ट करे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वॉल्व्स बंद हो गए। अब जैसे हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा का पूरा ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के आफ्टर रिलैक्सेशन होने के बाद, ब्लड फिलिंग होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे पास ब्लड आया, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली, और जो हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था वो हमारे पास मिल के क्या बनाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बनाता है।
अब हम लोगों ने तो पढ़ा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम ये चीज़ होती है कि हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड निकला, लेकिन पूरा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं निकलेगा, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में हमारे पास प्रेजेंट होता है। एक एडल्ट जो होता है उसका जो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो 135 मिलीलीटर होगा, और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो 65 मिलीलीटर होगा। तो इन दोनों से हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम बनेगा तकरीबन 70 ml, मतलब 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो उसमें रिमेन करेगा। यही कार्डिक साइकिल हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी बनाता है। अब कार्डिक आउटपुट एक और हमारे पास टर्म है, क्या चीज़ होती है कार्डिक आउटपुट? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि ईच वेंट्रिकल पंप करता है। कार्डिक आउटपुट बेसिकली हमारे पास बेसिकली किस चीज़ के इक्वल होते हैं? कार्डिक आउटपुट जो है बेसिकली हार्ट रेट के इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट क्या चीज़ होती है कि हमारे पास हर एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड जो है पंप किया है। टू बेसिकली क्या चीज़ होती है? हार्ट रेट तकरीबन 72 बीट्स पर मिनट होती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ठीक है, 70 ml हमारे पास हो गया। और इसका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो तकरीबन किस तरह हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाई 70 ml है, जो 70 ml को हम लोग लीटर में लेकर जाएंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.07 लीटर पर बीट हो जाएगा। तो टोटल जो कार्डिक आउटपुट किसी भी एक अडल्ट का नॉर्मल उसमें होगा 5.0 लीटर, मीन्स मतलब कि हर एक बंदे में कितना होता है? 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास था कार्डिक आउटपुट। हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम के। स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 मेन फैक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जो तो उसको हम लोग कहते हैं प्री लोड। प्री लोड हमारे पास होते हैं कि जो ब्लड हमारे पास क्या होते हैं? वेंट्रिकल को सप्लाई होता है, वेंट्रिकल को सप्लाई होते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं प्री लोड। हमारे पास आते हैं जो कि वेंट्रिकल्स में एंड ऑफ द डायस्टोल जो हमारे पास प्रेशर आता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। बस एक रूल आता है, एक लॉ आता है जिसको बेसिकली क्या कहते हैं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहते हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमारे पास ये बताता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास हार्ट फिल होगा डायस्टोल के दौरान जितना ज़्यादा हमारे पास हार्ट फिल करेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास सिस्टोली या सिस्टोल के दौरान हमारे पास हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करेगा? इजेक्ट करेगा, उतनी ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास आएगी, ठीक। इसमें कंडीशन भी होते हैं कि जब हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज करती है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के दौरान, तो हमारे पास डायस्टोल को बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता है, तो इसीलिए हमारे पास जो जितनी कम फीलिंग होगी उतना कम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें लगेगा। अब जो सेकंड इसका पार्ट होते हैं जो कि फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक सेकंड फैक्टर होता है जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करता है? वो इफेक्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस चीज़ की होती है? ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है जो कि मायोकार्डियल सेल्स की वजह से होती है। ये हमारे पास होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट एनी गिवन प्री लोड, के प्री लोड के दौरान कितना स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता है उसका बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो भी इफेक्ट करती है। होगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, वो हमारे पास बेसिकली क्या लेकर आएगा? वो हमारे पास पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स लेकर आएगा, और जितनी ज़्यादा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी उतना हमारे पास नेगेटिव आयोनोट्रोपिक आएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि स्ट्रोक वॉल्यूम जब हमारे पास लार्जर होगा उसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक आई है, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा आई है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ हो गया कि हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कम आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। अब जो आफ्टर लोड जो है वो रेजिस्टेंस होती है इजेक्शन ऑफ द ब्लड को। ये हमारे पास जो प्री लोड था वो ब्लड जो सप्लाई किया गया था, और आफ्टर लोड क्या चीज़ होती है? जो कि रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है ब्लड की इजेक्शन को, उसको हम लोग कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। अब हमारे पास था फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपके जहन में आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।